आप सभी लोगों का अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले हम लोग हिंदी में वर्ण व्यवस्था, शब्द और शब्दों के भेद पढ़ चुके हैं और ये जो सर्वनाम आता है ये हमारा व्याकरणीय प्रकार और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद के अंतर्गत आता है। देखो, व्याकरणीय प्रकार और रूप परिवर्तन के आधार पर जो हम लोगों ने शब्दों के भेद पढ़े थे उसमें पहला पढ़ा था हम लोगों ने विकारी शब्द, और जो दूसरा भेद होता है वो होता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो विकारी शब्दों के अंतर्गत विकारी शब्द किन्हें कहा जाता है? विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप परिवर्तन करने वाले शब्द ही हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और इन विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला होता है हमारा संज्ञा, दूसरा होता है हमारा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। तो विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसमें से संज्ञा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप विकारी शब्दों के भेद के अंतर्गत जाकर के इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने संज्ञा पढ़ दिया है। संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो विकारी शब्दों का अगला भेद आता है वो है सर्वनाम। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी हमको बहुत आसान भाषा में पढ़नी है। हिंदी हमको बहुत आसान भाषा में पढ़नी है। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है, आखिर सर्वनाम कहा किसे जाता है। अगर मैं बात करूं सर्वनाम की, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सर्व, जिसका अर्थ होता है सबका, जिसका अर्थ होता है क्या? सबका। धन नाम, धन नाम। और मैंने तुम्हें संज्ञा के अंतर्गत बताया था कि व्याकरण में नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। व्याकरण में क्या कहा जाता है? नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखो, हिंदी जो आपने पढ़नी है, हिंदी को बहुत ज़्यादा सरल बना करके पढ़ना है और बहुत सरल इसकी परिभाषाएं भी पढ़नी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम किन्हें कहा जाता है या किन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं, देखो हिंदी के अंतर्गत एक तो हमारे क्या आएंगे? भेद आएंगे, और भेदों के अंतर्गत भी भेद आते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर संज्ञा के भी तीन भेद आ गए, और ऐसे ही हमारे सर्वनाम के कुल मिलाकर के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और ये इंपोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, होता क्या है, यूके त्रिपलेसी जब भी आपसे प्रश्न पूछता है तो वो सीधा सीधा प्रश्न कर देगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये डेटा भी याद करना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहले आपका जो कार्य होगा वह यही होगा कि आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हमारे 6। अब पता करते हैं कि सर्वनाम के वो 6 भेद कौन कौन से हैं। सर्वनाम का जो पहला भेद आता है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। इसके बाद जो सर्वनाम का दूसरा भेद आएगा वो आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसको कहा जाता है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम, या इसका अन्य नाम क्या मिलता है? हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। तो पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और जो तीसरा भेद आएगा वो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो तीसरा भेद हमारा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा जो भेद आएगा हमारा वो भेद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और याद रखिएगा सर्वनाम का जो अंतिम भेद है यानी कि छठा, वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वो कौन सा है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी 3 भेद मिलते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तीसरा जो भेद आता है वो आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आएगा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब इन भेदों को पढ़ते हैं कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है और निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहा जाता है जो वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता जिससे बात कर रहा है यानी कि सुनने वाला, और वक्ता जिसकी बात कर रहा है यानी कि अन्य व्यक्ति, इन व्यक्तियों के लिए, इन व्यक्तियों के नामों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर, वो जिससे बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर, और वक्ता या बोलने वाला जिसकी बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसी सर्वनाम को क्या कहा जाता है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे पहला भेद आता है उत्तम पुरुष। पहला भेद कौन सा आएगा हमारा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। देखो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता या बोलने वाला आएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत कौन आता है? वक्ता या बोलने वाला। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करना है। दैनिक जीवन में कैसे? वक्ता या बोलने वाला कौन होगा? या तो मैं होऊंगा या तो हम होंगे। तो इसके अंतर्गत जो 2 हमारे सर्वनाम आते हैं, एक आएगा मैं, और इस मैं का जो प्रयोग किया जाता है वो एक वचन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? एक वचन के रूप में किया जाता है, या हम, और इस हम का प्रयोग किसके रूप में होगा? हमारा बहुवचन के रूप में होगा। तो इतना समझ में आया। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुष होता है जिसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं, यानी कि या तो मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा, या तो हम बात करेंगे, हम बोलेंगे। तो मैं का जो प्रयोग होता है वो एक वचन के रूप में होता है, और जो हम का प्रयोग होता है वो बहुवचन के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका भेद आता है वो आता है मध्यम पुरुष। क्या आएगा? मध्यम पुरुष। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वक्ता अपने नाम या वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके नाम के साथ भी किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। यह मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या है कि वक्ता यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जिस व्यक्ति से बात कर रहा है उसको रखा जाता है मध्यम वर्ग में, यानी कि मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। तो हम बात किससे करेंगे? तो हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे तू, तुम और आप। तू, तुम और आप। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। जैसे मैं बोलने वाला हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैं उससे बात कर रहा हूं, तू कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। तो याद रखिएगा ये मध्यम पुरुष सर्वनाम उन सर्वनामों को कहा जाता है जिससे वक्ता बात कर रहा होता है। तो इसमें जो तू का प्रयोग किया जाता है वो आएगा हमारा एक वचन में, तुम का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुवचन में। और ये इंपॉर्टेंट है, ये यूके त्रिपलेसी द्वारा पूछा भी जा चुका है कि आपका प्रयोग किस वचन में होता है। तो याद रखिएगा इस आप का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है।
तो मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तू, तुम, आप। तू का प्रयोग एक वचन, तुम का प्रयोग बहुवचन और आप का प्रयोग किस में आ जाएगा? हमारा एक वचन में आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके तीसरे भेद की, तो यह भेद होता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम। देखो ये जो अन्य पुरुष सर्वनाम है, ये न तो वक्ता के आंखों के सामने रहता है, न कि वक्ता जिससे बात कर रहा है उसकी आंखों के सामने रहता है। कहने का अर्थ ये है कि वक्ता मध्यम पुरुष से जिस अन्य पुरुष की बात कर रहा है उस पुरुष के नाम के स्थानों पर अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मैं उसके भाई के बारे में पूछ रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम है रमेश। उस व्यक्ति का नाम क्या है? रमेश। तो बात कौन कर रहा है? मैं। तो ये मैं क्या हो जाएगा? मेरा उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अब रमेश मेरा संज्ञा है, तो मैं रमेश को बात कर रहा हूं, रमेश के नाम के स्थान पर तू का प्रयोग कर रहा हूं, या मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? तेरा का प्रयोग कर रहा हूं। और मैं रमेश से कह रहा हूं, भाई तेरा भाई कहां है, या रमेश तेरा भाई कहां है, या तेरा भाई कहां है। तो इस वाक्य में जो ये भाई शब्द आ रहा है, न तो ये रमेश की आंखों के सामने है, न तो ये मेरी आंखों के सामने है। यानी कि वक्ता मध्यम पुरुष के साथ जिस अन्य पुरुष की बात करता है वह हमारा क्या कहलाता है? हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। और इस अन्य पुरुष यानी कि ये जो अन्य पुरुष आएगा, इसके साथ जिस सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वही अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह, उसे, यह आएगा हमारा एक वचन के साथ। ये किसके साथ आएगा? हमारा एक वचन के साथ। फिर मैंने कहा दूसरा, उन्हें। उन्हें का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? या वे, बहुवचन। ये किसके साथ आएगा? हमारा बहुवचन के साथ। जैसे मैंने कहा वह कहाँ जा रहा है, या वे कहाँ जा रहे हैं। तो याद रखिएगा ये सर्वनाम के भेद जो आएंगे हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ये सर्वनाम का पहला भेद है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर, और वक्ता जिस अन्य की बात कर रहा है उसके नाम के स्थानों पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया? अब आगे देखिए सर्वनाम का दूसरा भेद। देखो सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हमारा संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यानी कि देखो ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाते हैं, जो किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान के नामों के स्थान पर या उनको दर्शाते हैं, उन सर्वनामों को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इतना क्लियर हो गया? अब इनको संकेतवाचक इसलिए कहा गया है क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनामों को आप संकेत के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनामों को आप संकेत के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं जैसे वह, कौमा वे, वह कौमा वे, यह कौमा ये। अब आपको यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं, यह जो वह और वे हैं, ये दूर की चीजों के लिए प्रयोग, दूर स्थित वस्तु, दूर स्थित हमारा स्थान के लिए प्रयोग में आएंगे। और ये जो यह और ये है, ये हमारा पास स्थित स्थान या वस्तुओं के लिए प्रयोग में आते हैं। यानी कि वह वे सर्वनाम का प्रयोग दूर में स्थित वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, और यह और ये सर्वनामों का प्रयोग पास में स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कहा शर्मा जी का घर
यह नहीं वह है, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। तो अब यहां पे देखिए, ये जो यह है ये एक घर के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जो इस के साथ जो हमारा प्रथम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, वो शर्मा जी किसी व्यक्ति को बता रहे हैं कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यानी कि उसके पास पर कोई घर होगा जिसको वह दर्शा करके कह रहा होगा कि शर्मा जी का घर यह नहीं है, यानी कि इस यह का जो प्रयोग हो रहा है वो पास स्थित चीजों के लिए हो रहा है। और ऐसे ही वह देखो, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यानी कि इस वह का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, हमारा दूर स्थित वस्तु या स्थान के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसको आप संकेत के माध्यम से दर्शा सकते हैं। वह वे का जो प्रयोग होता है वो दूर स्थित स्थान या वस्तु के लिए किया जाता है या व्यक्ति के लिए किया जाता है। यह और ये का जो प्रयोग किया जाता है वह पास स्थित चीजों, वस्तुओं, स्थान या व्यक्ति के लिए किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके तीसरे भेद में। देखो, जो सर्वनामों का तीसरा भेद आता है वो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये जस्ट हमारा उल्टा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान और निश्चित हमारा वस्तु आएगी, वैसे अनिश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित स्थान और अनिश्चित वस्तु दर्शाई जाती है इन सर्वनामों के माध्यम से। अब इसमें क्या आएगा, देखो जैसे कोई किसी कुछ, कोई किसी कुछ। अब यहां पर देखो, अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर पे रहते हैं और घर पे आपके दरवाजे में कोई व्यक्ति आ गया जिसको आप जानते नहीं हो। आप दरवाजे में जाओगे और वो आपके पापा या मम्मी के बारे में पूछेगा। जब आप अपने पापा मम्मी के पास जाओगे तो आप ये बोलोगे कि दरवाजे में कोई व्यक्ति आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति दरवाजे में आया है वो क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, यानी कि वो अनिश्चित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन्हीं सर्वनामों को कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कोई और किसी है ये सजीव चीजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ये सजीवों के लिए प्रयोग में आएगा। और जो कुछ है वो आता है हमारा निर्जीवों के लिए प्रयोग में आता है। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा रास्ते पर किसका रुमाल गिरा है, किसका यानी कि किसी व्यक्ति का गिरा होगा, या रास्ते पर किसकी पेन गिरी है, आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी उदाहरण बना सकते हो। तो यहां पे देखो ये जो आ रहा है हमारा, मैंने कहा कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई किसी का, यानी कि यहां पे देखो जब मैं ये सब वाक्य बोल रहा हूं कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पर देखो ये जो किसी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये किसने किसी व्यक्ति के लिए किया गया होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो कोई शब्द है ये भी किसके लिए प्रयोग में लाया गया होगा, सजीव यानी कि व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया होगा। तो याद रखिएगा कोई और किसी का जो प्रयोग किया जाता है ये सजीवों के लिए किया जाता है। अब यहां पर देखो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ शब्द है ये किसके लिए प्रयोग में आया है, निर्जीव के लिए प्रयोग में लाया गया है। जैसे कुछ करने का मतलब जैसे मार नहीं सकता है, उसका सम्मान नहीं कर सकता है, तो कुछ के अंतर्गत कई चीजें आ सकती हैं। या दूसरा एग्जांपल अगर मैं कुछ की बात करूं, जैसे मैंने कहा रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ है, रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो कुछ,
ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है? क्योंकि अगर मुझे रास्ते पर पता होता कि क्या पड़ा हुआ है तो मैं वहां पे उसका नाम ले लेता, यानी कि नाम ले लेता तो किस में आ जाता, वो निश्चयवाचक में आ जाता। लेकिन मुझे पता नहीं कि रास्ते में क्या पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूं, रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ है। तो ये कुछ जो पड़ा हुआ है, अगर आदमी पड़ा होता तो हम कहते हैं रास्ते पर आदमी पड़ा हुआ है, तो आदमी किसके अंदर आ जाता, हमारा सजीव के अंतर्गत आ जाता है। तो इस कुछ का जो प्रयोग किया जाता है वो निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। रास्ते में कुछ पड़ा है कहने का अर्थ ये है वो कुछ भी हो सकता है, वो कागज भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है, किसी की कॉपी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, रास्ते पर कुछ पड़ा है यानी कि ये जो कुछ सर्वनाम है इसका जो प्रयोग होगा वो हमेशा निर्जीवों के साथ किया जाता है। तो ये था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई, किसी और कुछ आएंगे। कोई और किसी का प्रयोग सजीवों के साथ किया जाता है और कुछ का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, हमारा निर्जीवों के साथ किया जाता है। जो चौथा भेद है इसका वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा भेद इसका सर्वनामों का वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनामों से प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत आएगा हमारा कौन किसे, कौन किसे और आता है हमारा क्या। अब यहां पे भी देखिए जैसे हम लोगों ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था वैसे ही यहां पे भी कौन किसे का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सजीवों के लिए। वो किसके लिए किया जाएगा, सजीवों के लिए। और क्या का जो प्रयोग किया जाता है वो ये जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है निर्जीवों के लिए। ये किसके लिए प्रयोग में आएगा, निर्जीवों के लिए। जैसे मैंने कहा छत पर कौन खड़ा है, छत पर कौन खड़ा है। अब आप बोलोगे कौन तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन यहां पे देखिए सर्वनाम होते क्या हैं, जो किसी व्यक्ति स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग पर लाए जाते हैं उन्हीं को तो सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि छत पर कोई ना कोई खड़ा होगा तो उसी के नाम के स्थान पर हम क्या कह रहे हैं, कौन। तो यहाँ पे देखो छत पर कौन खड़ा है, जाहिर सी बात है वो कोई सजीव चीज होगी, तो इसलिए यहाँ पे कौन का उत्तर आएगा। इसका उत्तर देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा छत पर कौन खड़ा है, मैंने कह दिया छत पर लड़का खड़ा है। छत पर कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है। या छत पर मेरा कौन खड़ा है, छत पर मैंने कह दिया छत पर लड़की खड़ी है, कुछ भी कह दिया आपने। तो यहां पे देखो ये क्या है, हमारे लड़का लड़की सजीव है। ऐसे आप देखो किसी को क्या बताना, किसी को क्या बताना। अब यहां पे देखो ये जो किसी शब्द है, यहां पे ये जो किसी शब्द है, ये किसी शब्द यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होगी कि किसी को क्या बताना। तो यहां पे देखो ये जो किसी शब्द है इसका जो प्रयोग किया गया है वो भी किसके लिए आएगा, हमारा सजीवों के लिए आएगा। अब आते हैं हम क्या में। देखो क्या का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है निर्जीवों में। अगर मैं क्या का प्रयोग की बात करूं, देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम्हें क्या चाहिए में तुम ये तो नहीं कहोगे ना मुझे लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। अगर क्या चाहिए, अगर कोई भी तुमसे पूछेगा मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, हमारी निर्जीवों के अंतर्गत आएंगी। तो याद रखिएगा कौन किसे का प्रयोग सजीवों के साथ होगा और क्या का प्रयोग किसके साथ होता है, हमारा निर्जीवों के साथ होता है। अब इसके बाद जो अगला सर्वनाम का भेद आता है पांचवा, वो आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं, देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनामों से दो अलग अलग बातों के बीच संबंध का बोध होता है। जिन सर्वनामों से दो अलग अलग बातों के बीच संबंध का बोध होगा उसे कहा जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन सर्वनामों से
इसकी ट्रिक भी है, अभी ट्रिक बताऊंगा। जिन सर्वनामों से दो अलग अलग बातों के मध्य संबंध का बोध होगा वो कहलाएंगे हमारे संबंध वाचक सर्वनाम। अब इसकी पहचान क्या होती है? अगर किसी भी वाक्य में जो सो जिसकी उसकी जैसा वैसा आदि शब्द आएंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर देखो संबंधवाचक की जो परिभाषा थी, मैंने तुमसे कहा था ऐसे सर्वनाम जो दो अलग अलग यानी कि भिन्न बातों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कैसे करेंगे? देखो लाठी कहां रह गई और भैंस कहां रह गई? लाठी और भैंस का कोई लेना देना नहीं आपस में, लेकिन ये क्या कह रहा है? इस लाठी और इस भैंस के बीच में संबंध बताया जा रहा है। कैसे? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास लाठी है उसी की क्या है? भैंस है। तो याद रखिएगा ऐसे सर्वनाम जो आपस में दो अलग अलग भिन्न बातों का संबंध बताएंगे उनको क्या कहा जाता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसमें शब्द आएंगे जो सो जिसकी उसकी जैसा वैसा। जैसे मैंने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भरना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? जैसा और वैसा। तो ये संबंध स्थापित कर रहे हैं, सर्वनाम है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम का जो अंतिम भेद आता है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। वो आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। देखो निज का अर्थ होता है स्वयं। निज का अर्थ क्या है? हमारा स्वयं। अब यहां पर देखो हल्का सा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में कंफ्यूजन करते हैं या कंफ्यूजन खाते हैं। वो कंफ्यूजन खाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे जो आपको बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर, इसको ध्यान अंडरलाइन करके इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि अपने नाम के स्थान पर, या जिससे वो बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर, या जिसकी वो बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया करता है वो आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। और निजवाचक सर्वनाम में वक्ता स्वयं के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उनको कहा जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत जो आता है उदाहरण आते हैं, जैसे मैंने कहा आप, मैंने कहा स्वयं, मैंने कहा अपने आप। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं अपना कार्य आप करता हूं। मैं अपना कार्य आप करता हूं। अब यहां पर देखो ये जो आप शब्द है, अगर आपसे पूछा जाएगा ये किसके अंतर्गत आएगा तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं मैं, तो मैं किसके अंतर्गत आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम इसलिए है क्योंकि वक्ता ये अपने नाम के स्थान पर, ये किसके नाम के स्थान पर? ये वक्ता के नाम के स्थान पर प्रयोग में आ रहा है, वक्ता के नाम के स्थान पर। जबकि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता स्वयं के लिए इसका क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो इन दोनों में अंतर यही है। तो याद रखना ये वक्ता के नाम के स्थान पर नहीं आया, यानी कि निजवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहा जाता है जो वक्ता स्वयं के लिए क्या करेगा? प्रयोग करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे मतलब अर्थ है खुद, यानी कि स्वयं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। या इसके बदले आप यहीं पे आप न लगा करके अपने आप भी जोड़ सकते हैं। ये अपने आप शब्द जो है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा।
यानी कि यहाँ पे मैं अपना कार्य अपने आप करता हूं, यानी कि ये जो अपने आप शब्द आया हुआ है ये वक्ता अपने नाम के स्थान पर प्रयोग न करके स्वयं के लिए प्रयोग में ला रहा है। इसलिए ऐसे सर्वनामों को क्या कहा जाता है, हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम के यहाँ पे भेद समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद विकारी शब्दों का जो अगला भेद आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया का, और आप लोगों को ये नोट भी करना है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।